सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे रेट एंड इट्स टाइप। देखो, मैंने बताया कि आपको जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? रिएक्शन के रेट की स्टडी करते हैं कि रिएक्शन की स्पीड हमें बतानी है कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, रिएक्शन हमारी कब कंप्लीट होगी। ओके, तो फर्स्ट जो हमने लेक्चर किया था इंट्रोडक्शन लेक्चर, वहाँ पे हमने बात की थी कि जो केमिकल काइनेटिक्स है वो कैसे आए, उसकी हिस्ट्री क्या थी, और वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की। अब हम देखेंगे कि जो हमारा रेट है, रेट को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका मेन फॉर्मूला क्या होगा, उसकी यूनिट क्या होगी, और जो रेट है उसकी कितने टाइप के हमारे पास रेट है। तो वो सारा कुछ हम इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखो, जो हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। रेट को एक रेट करेंगे इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। ओके, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट जो टाइप का जो क्वेश्चन बनता है केमिकल काइनेटिक्स में, वो इसी टाइप के ऊपर बनता है, रेट एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन का हम रेट कैसे फाइंड आउट करें। वो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, कोई भी इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस हमें समझ आना चाहिए और हमें जो क्वेश्चंस है हमारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। तो इस लेक्चर के अंदर हम रेट के बारे में बताऊंगा। अगले लेक्चर में आपको जो क्वेश्चंस है थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बेसिस फिर मैं आपको बहुत सारे और क्वेश्चंस भी आपको डीपीपी की फॉर्म में मैं आपको दूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। अब देखो, जो हमारा रेट है, रेट इन इट्स टाइप, मैंने बताया था कि रेट या फिर स्पीड। जो हमारा रेट है, रेट को हम क्या बोल सकते हैं, रेट या फिर स्पीड, कि हम नॉर्मल रेट बोले या फिर क्या बोले, स्पीड बोले। ज्यादातर हम जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस के हम रेट के बारे में बात करते हैं, हम स्पीड टर्म नहीं यूज करते। स्पीड तो हमारी जैसे डिस्टेंस के लिए हम स्पीड ज्यादा टर्म यूज करते हैं। केमिकल रिएक्शन का टाइम बताना है तो हम रेट टर्म यूज करेंगे। बात दोनों ही क्या है, सेम है। ओके, अब देखो, जैसा हमारा स्पीड है, जैसे कि हमारी स्पीड है, स्पीड हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में ट्रेवल किया, दैट इज स्पीड। कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया, वो क्या होगा, वो हमारी स्पीड होगी। वही क्या होगा, रेट होगा। वही क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, रेट भी होगा। तो रेट भी तो हम यही लिख सकते हैं, रेट भी क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा, टाइम इंटरवल कितना टाइम लगा। तो इसको हम स्पीड की जगह रेट भी बोल सकते हैं। बात क्या है, बात सेम है। अब देखो, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस का मतलब है कि लेट्स से कि अगर कोई एक लड़का अपनी बुलेट पे यहाँ पे खड़ा है और उसको किसका पीछा करना है, उसको एक लड़की का पीछा करना है जो क्या है, जो एक्टिवा पे है, जो किस पे, जो एक्टिवा पे है। अब देखो, लेट्स से कि जो उसका डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस मैंने मान लिया कि 0 है। इनिशियल डिस्टेंस कितना हुआ उसका, 0 हुआ। इनिशियल टाइम भी कितना हुआ उसका, 0 हुआ। कि जो इनिशियल डिस्टेंस है, अभी तो वो क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन पे है, और जो उसका टाइम है, टाइम भी कितना है, टाइम मैंने 0 ले लिया। टाइम कितना लिया, टाइम मैंने 0 ले लिया। ओके, लेट्स से कि उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कितने टाइम में किया, लेट्स से कि उसने 1 मिनट में, उसने कितने किया, 1 मिनट में किया। अब देखो, हमें पता है कि हम यहाँ से स्पीड कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस किया, 1 कितने टाइम में किया, 1 मिनट में किया। तो क्या आ गई, स्पीड आ गई, कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर मिनट। जिसकी स्पीड है, स्पीड कितनी आई है, 1 किलोमीटर पर मिनट आई है। ओके, अब देखो, यहाँ पे रेट भी क्या है, रेट चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस में चेंज हुआ, कितना डिस्टेंस में चेंज हुआ, दैट इज 1 किलोमीटर माइनस 0, कि 1 माइनस 0 इतना डिस्टेंस में क्या हुआ, चेंज हुआ। टाइम में कितना चेंज हुआ, 1 माइनस 0, तो यही क्या हो गया, हमारा रेट आ गया, किलोमीटर पर मिनट। कि कितना डिस्टेंस में चेंज हुआ और कितना टाइम में चेंज हुआ, वही क्या होगा, वही हमारा रेट होगा। अब देखो, अब जरूरी नहीं है कि हर बार हम इनिशियल कंडीशन से चले। अब जरूरी नहीं है कि हम हर बार इनिशियल कंडीशन से चले। अब हमें यहां से आगे जाना है। यहां से कहां जाना है, यहां से आगे जाना है। कि जैसे वो लड़का एक्टिवा पे लड़की का पीछा कर रहा था, तो लड़की ने देखा कि वो तो पीछा कर रहा है, उसने क्या किया, जो स्कूटी एक्टिवा है उसको क्या कर दिया, फास्ट कर दिया, उसकी एक्सेलरेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ओके, अब देखो, उसने 1 किलोमीटर किया। अब ये भी देख रहा है कि वो तो फास्ट जा रही है, तो इसने भी क्या किया, एक्सेलरेट को ऑन किया। ओके, अब लेट्स से कि ये 2 किलोमीटर है,
अब यहाँ पे इसको लगे हैं टोटल, यहाँ से 2 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे जो इसको लगे हैं टोटल 1.5 मिनट। टोटल कितने लगे हैं? 1.5 मिनट लगे हैं। अब मेरे को तो इस एरिया का क्या निकालना है? रेट निकालना है। मेरे को तो इस एरिया का क्या निकालना है? मेरे को इस एरिया का रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकलेगा? कितना डिस्टेंस में चेंज हुआ? 2 - 1 अपॉन में 1.5 - 1 अपॉन 0.5 कितना आ गया? 1/0.5 आ गया। ओके, तो जो इसका रेट है, रेट कितना आएगा फिर इसका? 2 आएगा, 2 किलोमीटर पर मिनट। रेट कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर मिनट आ गया। ऑब्वियसली आप देख भी सकते हो कि पहले उसने 1 किलोमीटर 1 मिनट में करा था, पर अगले वाला जो 1 किलोमीटर है वो किसमें करा था? उसने 0.5 मिनट में किया। अगले वाला 1 किलोमीटर किसमें किया? मतलब उसने क्या हो गया? उसकी स्पीड डबल हो गई है। पहले 1 थी, अब कितनी हो गई है? 2 हो गई है। तो यही हमारा रेट है। यही हमारा रेट है। तो कितना डिस्टेंस में चेंज आया और विद अपॉन क्या आएगा? जितना उसमें टाइम में चेंज आया, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम रेट बोलते हैं। ओके, अब देखो ये तो हो गया डिस्टेंस की टर्म्स में। ये तो किसकी टर्म्स में हो गया? डिस्टेंस की टर्म्स में हो गया। डिस्टेंस की टर्म्स में हम ज्यादातर बात ही नहीं करेंगे। देखो हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, और यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन की बातें करते हैं। केमिकल रिएक्शन में डिस्टेंस का क्या लिंक? केमिकल जो रिएक्शन है यहाँ पे डिस्टेंस का तो कोई रोल नहीं है। तो हमें इसी की टर्म्स में बातें करनी है। हमें क्या करना? केमिकल रिएक्शन की टर्म्स में क्या करनी है? बातें करनी है। ओके, तो रेट का और फॉर्मूला भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है चेंज इन मोल्स अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोल्स अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या हो गया? रेट का फॉर्मूला हो गया। अब चेंज इन मोल्स मैं लिख दिया इसको डेल्टा ऑफ एन, कि नंबर ऑफ मोल्स में जितना चेंज आया, और चेंज इन टाइम वो क्या हो गया हमारा? डेल्टा टी हो गया। चेंज इन मोल्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हमारा रेट हो गया कि मोल्स में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी क्या है? रेट है। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर। अब टाइम हमारा सेकंड में है, मिनट में, उसी अकॉर्डिंग यूनिट होगी। अगर सेकंड में ले, या फिर मोल पर मिनट, मोल पर आर, कुछ भी हो सकता है, उसकी यूनिट हो सकती है। ओके, तो ये क्या हुआ? ये भी हमारा रेट हुआ। अब रेट को हम जो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो जनरली हम यूज भी करेंगे यहाँ पे, वो हम 2 टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो करते हैं हम कंसंट्रेशन में, एक तो हम किस में करते हैं? कंसंट्रेशन में। हमें पता है ना कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कि जब टाइम 0 था, टाइम 0 का मतलब है कि रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई। जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई तो क्या है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। और जैसे टाइम पास होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, तो रेट को हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो जो टाइम है, या तो आप लिखो चेंज इन टाइम, कितना टाइम में चेंज हुआ, या फिर कितना टाइम लगा, मतलब टाइम इंटरवल। टाइम, इन दोनों का टाइम, मैंने यहाँ पे टाइम इंटरवल लिया। टाइम इंटरवल कितना टाइम लगा, तो चेंज इन टाइम को आप टाइम इंटरवल भी बोल सकते हो। टाइम इंटरवल। ओके, यूनिट क्या होगी इसकी? ऊपर कंसंट्रेशन, नीचे क्या होगा? टाइम होगा। अब जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन हम यहाँ पर मोलैरिटी में बात करते हैं, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो मोल अपॉन लीटर। अब नीचे टाइम भी आ जाएगा। टाइम को सेकंड में लो, मिनट में लो, किसी मर्जी में लो, सेकंड, या फिर मोल पर लीटर, पर सेकंड की जगह मिनट भी लिख सकते हो। ओके, और कई बार आपको मोल पर लीटर की जगह मोलर भी गिवन होगा। मोल पर लीटर की जगह क्या गिवन है? मोलर। ये भी मोलैरिटी हो गई है, अपॉन में सेकंड, मोलर अपॉन में सेकंड। तो ये क्या हो गया? ये इसकी यूनिट हो गई है। तो हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी क्या करते हैं? बातें करते हैं। ज्यादातर हम इसी को यूज करेंगे हमारे चैप्टर के अंदर ना। हम इसी फॉर्मूला क्या करेंगे? हम यूज करेंगे कि कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो कंसंट्रेशन में यहाँ पे 2 हो सकती हैं, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट की टर्म्स में भी हम बात ही कर सकते हैं, और हम प्रोडक्ट की टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारे। अब एक टर्म और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है हमारी प्रेशर। हमें पता ना कि अगर हम कोई गैस की बात कर रहे हैं, गैस कोई
सोल्यूबल है या कितनी ज़्यादा है कितनी है, तो वहाँ पे गैस के टर्म्स में प्रेशर की बातें करते हैं। गैस की क्या बात करते हैं? प्रेशर की बात करते हैं कि अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि वहाँ पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? ज़्यादा है, गैस ज़्यादा है वहाँ पे। अगर प्रेशर कम होगा इसका मतलब है कि वहाँ पे गैस क्या है? कम है। ओके, तो हम प्रेशर की टर्म्स में बात करते हैं। तो जब प्रेशर की टर्म्स में हम बात करेंगे तो रेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वो होगा हमारा चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम इंटरवल, कि कितना प्रेशर में चेंज आया अपॉन में उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम में चेंज हुआ, वही क्या होगा? वही हमारा रेट होगा। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे प्रेशर है, प्रेशर को हम कैसे लिख देंगे? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रेशर चेंज इन टाइम। अब कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कंसंट्रेशन को जैसे अगर किसी की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी है तो हम उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा ऑफ टी। यहाँ पे सी लिख दो, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। ओके, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी फिर? ऊपर प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेयर। अपॉन नीचे क्या है? टाइम है, टाइम की यूनिट कोई भी ले लो, सेकंड, या फिर एटमॉस्फेयर अपॉन में मिनट। एटमॉस्फेयर की जगह पास्कल भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यही क्या आ जाएगा? यही हमारा रेट आ जाएगा। तो वही है कि रेट को हम, रेट मतलब स्पीड, अब वो किसी से भी हम रिलेट करा सकते हैं कि किस स्पीड से जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, या फिर किस स्पीड से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किस स्पीड से नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं रिएक्टेंट के, किस स्पीड से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं प्रोडक्ट के। तो वही हम सारी बातें इसमें करेंगे। ओके, तो समझ आ गया रेट क्या है? रेट एक नॉर्मल, उसको माइंड में बिठाओ कि नॉर्मल क्या है? स्पीड है। किसकी बात कर रहे हैं बस वो देख लो। अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम कंसंट्रेशन लेंगे, अगर हम प्रेशर की टर्म्स में बात करें तो प्रेशर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी फिर रेट की? इट इज डिफाइंड एज द change in concentration of, it is defined as a change in concentration of any one of reactant or product with respect to time। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं रेट। कि इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट, या तो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बात करें या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में बात करें, एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम रेट बोलते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम रेट बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम से जब हम रेट करा देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। ओके, तो वही है कि जैसे स्पीड है क्या है? टाइम से लिंक है। ऐसे रेट है, रेट को हम किससे लिंक करते हैं? टाइम से लिंक करते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों सेम है कि टाइम के अकॉर्डिंग कोई कितना चेंज हो रहा है, दैट इज रेट। वही क्या होगा? वही हमारा रेट होगा। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल की रेट क्या होता है, किसके टर्म्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी? यूनिट होगी। मोल्स की टर्म में करेंगे तो मोल यूनिट आएगी, कंसंट्रेशन टर्म्स में करेंगे तो कंसंट्रेशन की यूनिट आएगी, प्रेशर की टर्म्स में करेंगे तो प्रेशर की यूनिट आएगी, डिस्टेंस की टर्म्स में करेंगे तो डिस्टेंस की क्या आएगी? यूनिट आएगी। तो जिस टर्म्स में करेंगे उसी टर्म में क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी। पर फिर भी बताऊं कि ज्यादातर हम किसको यूज करते हैं? इसको यूज करते, मोर देन 90% हम इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। थोड़ा बहुत हम प्रेशर की टर्म्स में बातें करते हैं, बस इन्हीं दो के अंदर हम बातें करेंगे ज्यादा। मोल्स की टर्म्स में हम ज्यादा बात नहीं करते, कंसंट्रेशन को हम मेन करते हैं। ओके, तो ये तो था रेट। रेट क्या होता है इन सिंपल। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि मैंने बताया ना कि अगर जो कंसंट्रेशन है हम रिएक्टेंट की भी ले सकते हैं और हम प्रोडक्ट के भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट की लेंगे तब हमारा क्या होगा फॉर्मूला, हमें किस चीज का ध्यान रखना है, और अगर हम प्रोडक्ट की लेंगे तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तब हमें किस चीज का ध्यान रखना है। ओके।
ओके, अब हम कोई एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब मेरे को रेट निकालना है कि आर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। मेरे को रेट निकालना है। मेरे को रिएक्टेंट की टर्म्स में भी निकालना है रेट, मेरे को प्रोडक्ट की टर्म्स में भी क्या निकालना है, रेट निकालना है। मेरे को दोनों के टर्म्स में रेट को कैलकुलेट करना है। ओके, देखो मेरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मेरा फॉर्मूला होगा कि रेट इज इक्वल टू देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद टाइम। ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है। मैंने बताया ना कि शुरू में रिएक्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है रिएक्टेंट क्या होना जाता है, कम होना शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो रेट क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना टाइम लगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, जितना उसको टाइम लगा। तो ये तो क्या हो गया, ये हमारा रेट हो गया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होगा, रेट होगा। अब प्रोडक्ट की टर्म्स में बताता हूं, प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या होगा। अब देखो वही बताया मैंने आपको, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, विद टाइम डिक्रीज हो रही है, पर विद टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। विद टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, increase in concentration of product upon time taken, increase in concentration of product upon time taken, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना टाइम उसने लिया। ओके, तो ये हो गया, रेट हो गया। अगर रिएक्टेंट की टर्म्स में बता रहे हैं तो हम डिक्रीज की बात करेंगे, अगर हम प्रोडक्ट के टर्म्स में बता रहे हैं तो हम इंक्रीज की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि विद टाइम रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना डिक्रीज हुआ विद टाइम, कितना इंक्रीज हुआ विद टाइम, वही क्या होगा, वही हमारा रेट होगा। ओके, सो आप लिख सकते हो यहां पे फॉर रिएक्टेंट और यहां पे फॉर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की टर्म्स में और प्रोडक्ट की टर्म्स में। रिएक्टेंट की टर्म्स में क्या लिखेंगे, फॉर रिएक्टेंट वी डिफाइन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यहां पे एक टर्म और आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आरओडी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और फॉर प्रोडक्ट विल डिफाइन रेट ऑफ अपीयरेंस, ROA। ओके, अब देखो कहीं भी अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वहां पर हम रिएक्टेंट के रेट की बात कर रहे हैं, कि रिएक्टेंट से हम रेट को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर कहीं पर लिखा है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या है कि कौन आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो वो इसका मतलब है कि हम रेट को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो इस रेट को तो बोलेंगे हम, इस रेट को बोलेंगे हम, क्या होगा, ये ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा। ये क्या होगा, ये हमारा ROD होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और ये क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और ये क्या होगा, ये होगा हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। ये क्लियर है इतना। ओके, अब देखो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैंने कोई रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ओके, लेट्स से कि मैंने मान लिया कि जो पहले टाइम था, पहले टाइम T1 था, पहले टाइम कितना था, T1 टाइम था। ओके, बाद में टाइम कितना हो गया, बाद में टाइम T2 हो गया। बाद में टाइम कितना हो गया, बाद में टाइम T2 हो गया। पहले टाइम T1 था। अब T1 टाइम पे मैंने देखा कि जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 है। मैंने देखा कि जो T1 टाइम है, T1 टाइम पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, R1 है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, P1 है।
टाइम t1 पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, R1 है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, P1 है। देखा कि जब टाइम T2 हो गया, जब टाइम क्या हो गया, T2 हो गया, अब जो T2 टाइम है वो T1 से ज्यादा है। जब टाइम T2 होगा, T2 क्या है हमारा, T1 से ज्यादा है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी है, R2 होगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गया, वो R2 हो गया। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, वो P2 हो गई है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो गया, P2 हो गया। ओके, अब देखो जो हमारा यहाँ पे T2 है, T2 ज्यादा है, T1 कम है। पहले टाइम कम था, अब टाइम ज्यादा हो चुका है। लेट्स से कि पहले 5 मिनट में मैंने चेक किया, फिर मैंने 10 मिनट बाद चेक किया। ओके, तो T2 क्या है, ऑब्वियसली ज्यादा है, और T1 क्या है, कम है। ऐसे अगर मैं बात करूं कि R1 ज्यादा है या फिर R2 ज्यादा है, R1 ज्यादा है या फिर R2 ज्यादा है, देखो मैंने बताया ना कि रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली विद टाइम डिक्रीज हो रहा है। जब वो विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, विद टाइम डिक्रीज होने पर मतलब है कि R2 कम है और R1 क्या है, ज्यादा है। विद टाइम क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। विद टाइम डिक्रीज होने का मतलब है कि जो R1 है हमारा, R1 ज्यादा है और R2 क्या है, कम है। R1 ज्यादा है और R2 क्या है, कम है। ये आपको समझ आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ज्यादा थी, अब विद टाइम क्योंकि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारा यूज हो रहा है और प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, तो R2 क्या होगा, R2 कम होगा और R1 क्या होगा, ज्यादा होगा। अब प्रोडक्ट की बात करें हम, अब प्रोडक्ट में क्या है, मैंने बताया ना विद टाइम प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। विद टाइम प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अभी यहाँ पे हमने इंक्रीज टर्म यूज की, यहाँ पे हमने डिक्रीज टर्म यूज की। तो अब इसके अकॉर्डिंग P1 ज्यादा होगा या फिर P2 ज्यादा होगा, बताओ आप। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होगा और P1 क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हमें पता है ना कि लेट्स से कि अगर 5 मिनट पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 है, तो 5 मिनट बाद उसी कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो जाएगी, और हमारा रिएक्टेंट है वो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, P2 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली P2 ज्यादा होगा और P1 क्या होगा, कम होगा। P2 ज्यादा होगा, P1 क्या होगा, कम होगा। क्लियर। चलो जी, फॉर्मूला क्या है रेट का, रेट का फॉर्मूला क्या, देखो रेट का जो फॉर्मूला है, पहले मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखूंगा, फिर मैं प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखूंगा। रेट का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन ऑफ टाइम। ओके, अब देखो यहाँ पे डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या आएगा, R2 माइनस R1, और टाइम में क्या आएगा, T2 माइनस T1 आएगा। डेल्टा आर क्या आएगा, R2 माइनस R1, और टाइम T2 माइनस T1। मतलब हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ये लगा के चल सकते हो कि एक तरह से फाइनल हो गया, ये हमने इनिशियल था, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, जो बाद वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे। क्लियर। अब देखो जो हमारा R2 माइनस R1 है, यहाँ पे हमने पता ना कि R2 माइनस R1 के अंदर जो बड़ा है, ग्रेटर कौन है, यहाँ पे R1 ग्रेटर और R2 क्या है, कम है। R1 ग्रेटर और R2 क्या है, कम है। अगर R1 ग्रेटर और R2 क्या है, कम है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। इसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि R1 ज्यादा है, R2 क्या है, कम है। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको नेगेटिव, देखो ये तो पॉजिटिव आएगा, जैसे ये 10 मिनट है, ये 5 मिनट है, क्योंकि टाइम हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टाइम इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया हमारा यहाँ पे। और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये तो पॉजिटिव आएगा, T2 माइनस T1। ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। और ये टर्म क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब है कि जो हमारा रेट है, रेट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। रेट क्या हो गया, रेट हमारा नेगेटिव हो गया। क्या कभी रेट नेगेटिव हो सकता है, रेट मतलब स्पीड, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, क्या स्पीड मैं कहूँगा -5 की स्पीड है, नहीं है भाई, गलत बात है, पॉसिबल नहीं है ही नहीं बात सच। तो रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आया, एक नेगेटिव हम लगा देंगे यहाँ पे, एक नेगेटिव क्या करेंगे, हम ऑलरेडी लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। मतलब एक नेगेटिव हमने अपनी तरफ से लगा दिया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनेंगे, पॉजिटिव। कि नेगेटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या आएगी, टर्म पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या आएंगे, पॉजिटिव। एक नेगेटिव हमने लगा दिया, एक नेगेटिव यहाँ से आया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब सही है, रेट क्या है, रेट हमारा पॉजिटिव है। रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड जैसे नेगेटिव नहीं हो सकती, तो रेट भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रेट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हुई है वहाँ पे।
डेल्टा आर का नेगेटिव आता है, बट हम इसलिए क्या करते हैं उसमें नेगेटिव साइन आगे लगा देते हैं ताकि जो वैल्यू है वैल्यू क्या बन जाए हमारी, पॉजिटिव बन जाए। और नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद टाइम। ओके, समझ आया ये कि सर ये नेगेटिव साइन समझ आना चाहिए आपको, क्लियर। अब हम रेट निकालेंगे प्रोडक्ट की टर्म्स में। अब वही प्रोडक्ट की टर्म्स में कैसे निकलेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा पी क्या है यहाँ पे, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। डेल्टा पी क्या है, P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, T2 माइनस T1 हो गया। P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो P2 है P2 ग्रेटर है और T2 है T2 भी ग्रेटर है T1 से, तो है ही है। तो वैल्यू ऊपर ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो इसलिए यहाँ पे हम कोई भी साइन का यूज़ नहीं करते, मतलब ऐसे कई बार पॉजिटिव लिख देते हैं, वो भी बात सही है। तो ये क्या आएगा, ये हमारा पॉजिटिव आएगा। अब ये कि यहाँ पे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करा था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये बात नोट करके लिख लो, ये रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट क्या होगा, रेट हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। स्पीड है तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, and positive sign represent increase in concentration of product। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेगेटिव साइन किसको दिखा रहा है कि जो हमारी रिएक्टेंट है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव साइन किसको दिखा रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यही क्या होगा, यही हमारा रेट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना कि रेट हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव साइन दिखा रहा है क्योंकि एक नेगेटिव यहाँ से आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्म यूज़ की। यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब हम देखा कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो नेगेटिव पॉजिटिव रेट नहीं आएंगे, रेट हमेशा क्या रहेगा, रेट पॉजिटिव रहेगा। बस नेगेटिव पॉजिटिव डिक्रीज और इंक्रीज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और किसी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये हो गया रेट। जब हम रिएक्टेंट की टर्म्स में निकालेंगे तो हमें माइनस साइन ये फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, और जब हम प्रोडक्ट की टर्म्स में निकालेंगे तब हमें इस फॉर्मूले का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो इसके बेस पे ग्राफ कराता हूँ और फिर हम करेंगे टाइप्स ऑफ रेट, कितने टाइप के हमारे पास रेट होते हैं। क्लियर? ओके, तो इसके बेस पे मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो एक बार, ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गया हमारी कंसंट्रेशन। ये हो गया टाइम, ये हो गया कंसंट्रेशन हो गया। अब हमें पता है कि जब टाइम जीरो है, जब टाइम क्या है, जब टाइम हमारा जीरो है, जीरो टाइम पे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारी मैक्सिमम होती है। मैंने मान लिया कि ये कंसंट्रेशन क्या मैक्सिमम है। जब टाइम क्या है, जब टाइम पास हो गया तो जब टाइम जीरो पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या तो मैक्सिमम होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, जीरो होती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, जीरो होती है। जैसे जैसे टाइम पास होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू होती है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा हमारा ग्राफ। ये क्या हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये हो गया हमारा वो हो गया, ग्राफ हो गया। मैंने यहाँ पे भी कंप्लीशन टाइम दिखाया कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई है, मैंने दिखाया नहीं अभी। आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मतलब आगे जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होएगा, ये जो ये है इससे ओरिजिन से आके मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तब हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, चलो जी अब देखते हैं। लेट्स से कि मैंने ये कोई टाइम t1 ले लिया, मैंने क्या लिया, टाइम t1। अब देखो इस टाइम t1 पे
ये हमारा टाइम T1 है। अब टाइम T1 पे देखो ये ग्राफ किसका जा रहा है, ये लाइन जा रही है प्रोडक्ट की, तो ये क्या होगा हमारा P1 होगा, और ये क्या होगा, ये हमारा R1 होगा। टाइम T1 पे ये क्या होगा, ये हमारा P1 और ये क्या होगा, हमारा R1 होगा। मैंने ये अब टाइम T2 ले लिया, ओके। अब देखो टाइम T2 पे ये क्या, ये हमारा रिएक्टेंट है दैट इज R2, और ये हमारा प्रोडक्ट होगा दैट इज P2, ओके। अब देखो R1 और R2 कंपेयर करो, R1 ज़्यादा है या फिर R2 ज़्यादा है, ये हमारा R1 होगा, ये हमारा R2 है, कौन ज़्यादा है, ऑब्वियसली R1 ज़्यादा है, R1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। P1 P2 देखो, ये हमारा P1 ये हमारा P2, कौन ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है, P1 क्या है, कम है। तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं, क्लियर। और ये T1 T2 कौन ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, T2 ज़्यादा। तो इस ग्राफ से बता सकते हैं कि R1 ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है, या P1 ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है उसको हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं। क्लियर हो गया। तो एक मैंने T1 लिया और एक मैंने T2 लिया, तो यहाँ पे आपके कंसंट्रेशन आ गई। तो ये इसका ये क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, इसका क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ओके। ओके, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रेट। हमारे पास दो टाइप के हम रेट स्टडी करते हैं, एक होता है हमारा एवरेज रेट, एक क्या होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होता है। जो टाइप ऑफ रेट है टाइप्स ऑफ रेट, हम दो टाइप के रेट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एक हमारे पास है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एक होता है एवरेज रेट और एक क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है, ओके। अब देखो जो भी हमने अभी रेट की बात करी वो हमने एवरेज रेट की बात की, जो हमने अभी रेट डिस्कस किया था, जो हमने ग्राफ बनाया था, हमने एवरेज रेट का बनाया था, और ज़्यादातर हम इसी की बात करते हैं। देखो नेम एज अ नेम सजेस्ट एवरेज रेट, कि हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या करें, रेट को कैलकुलेट करने हैं। कि जो पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल है, काफ़ी मतलब 1 2 3 मिनट 4 मिनट 5 कितना भी हो सकता है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस रेट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर माइक्रो सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, रेट को कैलकुलेट करें कि माइक्रो सेकेंड के अंदर कितना चेंज आया, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। कि ऑन द स्पॉट बताओ अभी रेट में कितना चेंज आया, बिल्कुल माइक्रो चेंज में हम रेट को कैलकुलेट करें, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। ज़्यादातर हम बस इंस्टेंटेनियस रेट को तो हम स्टडी करते नहीं ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही माइक्रो चेंज के लिए हम ये बात करते हैं। जब नॉर्मल बात करते हैं वो हम एवरेज रेट की बात करते हैं, ओके। इस बार पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस रेट भी होता है, इसका तो मैं ग्राफ भी कराऊंगा और कैसे इसको कैलकुलेट करता है वो भी बताऊंगा, ओके। तो सबसे पहले करेंगे हम एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट वही होता है जो हमने अभी किया। तो क्या लिखेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the change in concentration of it is defined as a change in concentration of reactant or product with over a period of time कॉल्ड एवरेज रेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एवरेज रेट बोलते हैं। कि पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर हम रेट को कैलकुलेट करें उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एवरेज रेट बोलेंगे। जो हमने निकाला था वो हमारा क्या था, एवरेज रेट ही था, ओके। तो रेट एवरेज रेट, इसको आप आर ए वी ऐसे भी लिख सकते हो, आर ऑफ एवरेज। वो क्या आएगा, अगर हम रिएक्टेंट की टर्म्स में बताएंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की टर्म्स में बताएंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। तो रिएक्टेंट के टर्म्स में बता रहा हूँ कि माइनस डेल्टा ऑफ आर बाय डेल्टा ऑफ टी, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट के टर्म्स में हो गया। अगर मैं प्रोडक्ट की टर्म्स में बताऊँ वो क्या आएगा, डेल्टा ऑफ पी अपॉन डेल्टा ऑफ टी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। रिएक्टेंट का माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यही क्या होगा, यही हमारा एवरेज रेट होगा। ये क्या होगा, यही हमारा एवरेज रेट होगा, ओके। इसमें आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ वही सेम है। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे
कंसंट्रेशन। अब अगर मैं रिएक्टेंट के लिए अलग करूँ, प्रोडक्ट के लिए अलग करूँ, ये भी कर सकते हो आप। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट वाली लाइन आ गई है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो मैं प्रॉपर में निकाल सकता हूँ कि ये मेरा टाइम T1 है, ये मेरा क्या है, टाइम T2 है। टाइम T1 पे जो मेरी कंसंट्रेशन आएगी दैट इज R1, टाइम T2 पे जो मेरी कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी, R2 आएगी। टाइम T1 पे जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी, R1, टाइम T2 पे जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी, R2 आएगी। बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा T2 है वो ग्रेटर है T1 से, और जो यहाँ पे जो R1 है वो ग्रेटर है किससे, R2 से, इतना पता होना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिख भी सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट वर्सेस टाइम हो गया। ऐसे आप प्रोडक्ट के लिए भी बना सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। अब देखो जब टाइम जीरो होता है, टाइम जीरो का मतलब है कि प्रोडक्ट बना ही नहीं, अब स्टार्ट ही नहीं हुई रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो टाइम जीरो पे प्रोडक्ट यहाँ पे होता है, और फिर क्या होता है, कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है इसकी, इंक्रीज होती है। ओके, तो लेट्स से कि ये टाइम T1 है और ये टाइम क्या है, T2 है। ये हो गया हमारा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट क्या आएंगे, टाइम T1 पे प्रोडक्ट क्या होगा, P1 होगा, टाइम T2 पे प्रोडक्ट क्या होगा, P2 होगा। टाइम T1 पे प्रोडक्ट क्या होगा, P1, टाइम T2 पे प्रोडक्ट क्या होगा, P2 होगा। अब हमें पता है कि जो T2 है ऑब्वियसली ज़्यादा है T1 से, जो P2 है वो ज़्यादा है किससे, P1 से। T2 ज़्यादा है T1 से और P2 क्या है, P2 ज़्यादा है P1 से। तो ये ग्राफ हो गया हमारा एवरेज रेट का। ओके, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की, कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट है वो क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि एट इंस्टेंट टाइम, मैंने बताया ना एट इंस्टेंट टाइम मतलब अगर उसमें बिल्कुल हल्का सा चेंज है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक चेंज के लिए अगर हम रेट को कैलकुलेट करें, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो थोड़े टाइम में के बीच, टाइम इंटरवल के बीच रेट को कैलकुलेट करना है, तो वो तो क्या होगा, हमारा एवरेज रेट होगा। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट माइक्रोस्कोपिक चेंज के लिए, माइक्रोस्कोपिक अगर टाइम में चेंज हुआ है उसके लिए अगर हमें रेट को कैलकुलेट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज डिफाइंड एज द change in concentration of reactant or product. It is defined as a change in concentration of reactant or product at instant time called instantaneous rate. पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में अगर हम उसको कैलकुलेट करें रेट को, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। अब देखो इंस्टेंट टाइम का मतलब क्या है, इंस्टेंट टाइम मतलब स्मॉल चेंज, बिल्कुल स्मॉल। इंस्टेंट टाइम की हम बात करेंगे बिल्कुल स्मॉल चेंज के लिए, स्मॉल से मतलब माइक्रोस्कोपिक चेंज के लिए, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक चेंज के लिए, कि बिल्कुल रिएक्टेंट में बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक चेंज आया, हल्का सा माइक्रोस्कोप, थोड़ा सा रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया, उसका रेट निकालो। तो हम क्या किसकी बात करेंगे, फिर वो इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे। ओके, बस ध्यान देना आपने ये है कि अगर जो इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला सेम है, कुछ नहीं है फॉर्मूले के अंदर, रेट इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हो ऐसे, और इसको हम ऐसे RINST करके भी लिख सकते हैं। ओके, स्मॉल r से भी दिखा सकते हैं, इसको जरूरी नहीं कि कैपिटल R से दिखाएं, जैसे RINST, तो स्मॉल INST, ये क्या होंगे, हमारे इंस्टेंटेनियस रेट होंगे। ओके, फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम रिएक्टेंट के टर्म्स में बताएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट के टर्म्स में बताएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और प्लस साइन रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखो मेन चेंज क्या है, हमें पता है कि जो डेल्टा होता है और डी होता है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या हुआ, डेल्टा हम यूज करते हैं लार्ज चेंज के लिए और डी यूज करते हैं हम स्मॉल चेंज के लिए।
डी किसके लिए यूज करते हैं? हम स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या स्मॉल चेंज है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे डी यूज करेंगे, डी ऑफ आर अपॉन डी ऑफ टी, डी ऑफ आर अपॉन डी ऑफ टी। तो ये क्या हो गया? हमारा इंस्टेंट रेट हो गया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे निकाले अगर हम प्रोडक्ट की टर्म्स में, क्या हो गया? प्लस आएगा डी ऑफ पी अपॉन डी ऑफ टी। प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या आएगा? डी ऑफ पी अपॉन में डी टी आएगा। तो यहाँ पे हो गया। तो यही ध्यान रखना है कि जो डेल्टा है, डेल्टा हम यूज़ करेंगे एवरेज रेट के लिए और डी हम यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। ओके, देखो मैंने यहाँ पे पहले डेल्टा यूज़ किया, तो आपने हर जगह डेल्टा यूज़ करना है। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम, जितने भी बुक्स में कई जगह डी लिखा होता है, कई बार डेल्टा लिखा होता है, पर आपने हर बार हमेशा क्या यूज़ करना है? डेल्टा यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हम जहाँ पर भी बातें कर रहे हैं हम एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस रेट की बातें नहीं कर रहे। तो वहाँ पे डी लिखा होता है जो कि गलत है। बुक्स के अंदर भी कहीं के अंदर डी लिखा हो, गलत है, डी नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा आएगा। डी तो इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट को तो हम निकाल ही नहीं रहे। हम तो किसको निकाल रहे हैं? हम एवरेज रेट को निकाल रहे हैं। हम किसको निकाल रहे हैं? हम वो एवरेज रेट को। तो आपने डेल्टा यूज करना, डी यूज नहीं करना। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट की बातें हम करना ज़्यादा करते, ना ही हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसका थोड़ा निकालने का जो तरीका है वो भी अलग है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अपॉन में टाइम लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें पता है कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? विद टाइम डिक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? विद टाइम डिक्रीज हो रही है। अब मेरे को पर्टिकुलर एट इंस्टेंट पे निकालना है। मेरे को लेट्स से कि मेरे को इस पर्टिकुलर एट इंस्टेंट पे क्या निकालना है? मेरे को रेट निकालना है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर मेरे को रेट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे निकालना है मेरे को। ओके, तब क्या करूँगा? देखो ऐसे निकालना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ पे ना ही हम R1 बता सकते हैं, ना ही हम यहाँ पे R2 बता सकते हैं, ना ही हम यहाँ पे R1 R2 नहीं बता सकते। टाइम में चेंज होगा बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा बता नहीं सकते। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ की यहाँ पे। जैसे ये टेंजेंट है यहाँ पे, रिएक्टेंट के लिए टेंजेंट क्या आएगी? नीचे आएगी। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट के लिए ड्रॉ करूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है? टाइम है। इसका जो बनेगा, इसमें पता है कि हमें क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मेरे को इस पॉइंट के लिए निकालना है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा क्या बनेगा? वो ऐसे बनेगा। कर्व है, कर्व के ऊपर की तरफ बनेगा। यहाँ पे कर्व की क्या बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। तो देखो मेरे को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए निकालना है, तो मेरे को पर्टिकुलर इंस्टेंट के निकालने के लिए मेरे को ना टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट से क्या होगा? हम यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट से क्या करेंगे? हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। बस हमने जो स्लोप फाइंड आउट कर लिया ना, जो उसका स्लोप है, बस वही क्या होगा? वही उसका रेट होगा। उसका स्लोप होगा वही क्या होगा? क्योंकि स्लोप से ही हमें पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे रेट कितना है। क्योंकि हमें पता ना कि कंटिन्यूसली स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप चेंज हो रहा है। कंटिन्यूसली स्लोप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर हमें उस पॉइंट पे स्लोप निकाल लिया, वही क्या होगा? वही उसका रेट होगा। तो हमें यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है। और स्लोप कैसे निकालेंगे? हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट में इधर हम थीटा ले लेते हैं, इधर जैसे इधर हम 180 ले लें, 180 माइनस थीटा। इधर क्या आ गया हमारा? 180 माइनस थीटा आ गया। तो यहाँ से भाई हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या निकल जाएगा? हमें स्लोप निकल जाएगा। ओके, तो आपको समझ आना चाहिए कि पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्लोप कितना है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्लोप कितना है, वही क्या होगा? वही हमारा रेट होगा। वही क्या होगा? वही हमारा रेट होगा। ओके, तो अगर जो रेट है, रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? अगर मैं कंसंट्रेशन के लिए बात करूं, कंसंट्रेशन के लिए क्या होगा? नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके लिए बात करूं मैं, ये क्या आएगा? पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। ये प्रोडक्ट के लिए होगा और ये किसके लिए होगा? ये प्रोडक्ट के लिए, ये किसके लिए होगा? रिएक्टेंट के लिए होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ रिएक्टेंट का ये क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट कर्व। यही क्या होगा? यही हमारा रेट होगा। इस तरह हम रेट की क्या करेंगे? वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके, बस आपने मेन ध्यान ये रखना है कि स्लोप निकालना है। इस तरह से हमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि स्लोप निकालो, ये करो, वो करो। हाँ, अगर हमें स्लोप गिवन है, क्वेश्चन बोल दे कि स्लोप इतना है, तो दैट मीन्स रेट आप पता है, फिर आपको रेट पता चल चुका है। क्लियर? तो ये कि हम ज्यादातर हम एवरेज रेट की बात करते हैं। हम जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट है उसकी बातें नहीं करते। बुक्स के अंदर भी कई बार डी लिखा होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपने डेल्टा यूज करना है।
जितने भी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, वहां पे हम डेल्टा यूज करेंगे, वहां पे हम डी यूज नहीं करेंगे। ओके, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो डेल्टा है, डेल्टा इज यूज्ड फॉर एवरेज रेट एंड डी इज यूज्ड फॉर इंस्टेंटेनियस रेट। डी किसके लिए यूज करते हैं? डी इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रेट में इतना ही था। आगे हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तो हमने रेट निकाला है, आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे और मैं आपको उसके बेस पे 4 to 5 क्वेश्चंस कराऊंगा अभी से ही, और देन मैं आपको एक डीपीपी दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है ये, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी बात कर रहा हूँ। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं कि जो हम आगे बाद में जो टॉपिक्स करेंगे उन टॉपिक्स को इस रेट ऑफ रिएक्शन से लिंक कराते हैं, उन टॉपिक्स को रेट ऑफ रिएक्शन से लिंक करा के फिर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कई बच्चों को इसी में डाउट होता है, तो पहले आपको इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है और इसके सारे क्वेश्चन सही से सोल्व करने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।